नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत तीसरे वीडियो के रूप में हम पत्रकारिता के बारे में देखेंगे। इससे पहले दो वीडियो हमारा और बन चुका था, एक संचार और जनसंचार के बारे में, दूसरा वीडियो बनाए थे हम जनसंचार के ये जो 5 माध्यम हैं उनके बारे में। ये तीसरा वीडियो जो बनाया जा रहा है आज वो है हमारा पत्रकारिता के बारे में। तो यहाँ पे हम सीधा वीडियो में ही आ जाते हैं। पत्रकारिता का परिचय यहाँ पे देंगे। पत्रकारिता के बारे में हम दो चीज़ें जो महत्वपूर्ण प्रश्न इनको भी देख चुके थे कि पत्रकारिता शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई। तो पत्रकारिता शब्द की शुरुआत जो है हमारे समाचार पत्र और पत्रिकाओं से हुई है। दूसरा है पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यानी प्रश्न बनाएगा आपको, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो आपको जवाब देना है पत्रकारिता को। इससे पहले आपको बताया गया था कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रिंट मीडिया या मीडिया को कहा जाता है, और यहाँ पे पत्रकारिता के अंतर्गत वो चीज़ आ जाते हैं। इस कारण से पत्रकारिता को भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाने से है, लेकिन हर सूचना समाचार नहीं होता। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं, विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना जरूरी है। यानी कहने का अर्थ ये है कि पत्रकारिता में सर्वप्रथम कोई भी जो सूचना है, कोई भी समाचार है, कोई भी घटना है, उनको हम संकलित करते हैं, एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने के बाद उनको संपादित किया जाता है। और हर समाचार जो है या हर घटना जो है, हर सूचना, हर जानकारी जो है समाचार का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर कुछ तत्वों का समावेश ना हो। जैसे कोई भी घटना समाचार कब बनेगा, जब उसके अंदर नवीनता का गुण हो, जनरुचि का गुण हो, इसके अतिरिक्त निकटता, प्रभाव, जिज्ञासा, पाठकों की रुचि, बहुत सारे तत्व इसमें शामिल होते हैं। तत्वों के बारे में भी हम लोग आगे अलग से देखेंगे। अब यहाँ पे अपन देखते हैं पत्रकारिता के बारे में, और इसमें पत्रकारिता की उत्पत्ति और शाब्दिक अर्थों के बारे में देखते हैं। पत्रकारिता जो शब्द है उसे अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहते हैं। पत्रकारिता को अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहते हैं, अर्थात पत्रकारिता जो है जर्नलिस्ट शब्द का एक प्रकार से हिंदी अनुवाद है। और ये जर्नलिज्म शब्द जो है जर्नल शब्द से बना है, और जर्नल शब्द का अर्थ होता है दैनिकी, दैनंदिनी, रोजनामा, अर्थात दैनिक कार्यों का विवरण। हम एक दिन में जो भी कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन जो भी कार्य कर रहे हैं, उनका हम विवरण के रूप में अगर तैयार करेंगे तो वो भी एक पत्रकारिता का रूप ही कहलाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। पत्रकारिता का जो मूल तत्व है जिज्ञासा और नई सूचना प्रदान करना। यानी पत्रकारिता के माध्यम से हर जनता, हर पाठक यही चाहेगा कि उनको नई नई सूचना मिले, और ऐसी सूचना मिले जिसमें उनकी जिज्ञासा हो। हिंदी में पत्रकारिता का अर्थ भी लगभग यही है। पत्रकारिता के बारे में अगर सोचें तो हमारे पास पत्र शब्द आएगा, पत्र से बनेगा पत्रकार, और पत्रकार से ही पत्रकारिता शब्द बना हुआ है। यानी यहाँ पे यदि हम इनको देखने का प्रयास करें तो पत्रकार का अर्थ समाचार पत्र का संपादक या लेखक, जबकि पत्रकारिता का अर्थ पत्रकार का काम या पेशा, समाचार एकत्रित करने, समाचार के संपादन आदि की विवेचना करने की एक विद्या है, एक विधा है। यानी पत्रकारिता के माध्यम से क्या क्या किया जाता है, एक
जो पत्रकार होते हैं वो पत्रकार लोग जो है समाचार को एकत्रित करते हैं, एकत्रित करने के बाद उनका संपादन कराते हैं, संपादन कराने के बाद उनको प्रिंट कराते हैं और प्रिंट कराने के बाद पाठकों तक उसको पहुंचाते हैं। ये सारे काम जो है पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। पत्रकारिता की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो हमारे पास है। पहली परिभाषा देखते हैं, ऐसी सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर पाठकों तक पहुंचाना जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करती हो, तो उसे पत्रकारिता कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो भी सूचना हमें मिलेगा उस सूचना को एकत्रित करेंगे यानी संकलित करेंगे और उसे संपादित करेंगे। संपादित करने के बाद उसको पाठकों तक पहुंचाने के लिए हम उनको पहुंचाने का प्रयास करेंगे और ऐसे समाचार, ऐसी सूचना को लोग जो है जानना या सुनना पसंद करेंगे जिसमें उनकी रुचि हो और वो अधिक से अधिक लोगों को क्या करता हो, प्रभावित करता हो, तो इसी को बोला जाता है पत्रकारिता। एक दूसरा परिभाषा लेते हैं, पत्रकार देश विदेश की घटनाओं, समस्याओं, सूचनाओं को संकलित कर समाचार के रूप में ढाल प्रस्तुत करते हैं, इसी प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। यानी एक पत्रकार घटना को, सूचना को, समस्या को, जानकारी को क्या करेगा, संकलित करेगा। संकलित करने के बाद उसको संपादित करके क्या करेगा, समाचार पत्रिका के रूप में उनको ढालेगा और पाठकों तक पहुंचाएगा। ये सारे प्रोसेस जो है आपका क्या कहलाएंगे, पत्रकारिता कहलाएंगे। एक और सिंपल सा परिभाषा लगभग दूसरे परिभाषा से जुड़ा हुआ, देश विदेश की घटने वाली घटनाओं को संकलित करके समाचार के रूप में संपादित करने की विधा को पत्रकारिता कहते हैं। इस प्रकार से ये हमारे पास पत्रकारिता की परिभाषा हुआ। अब हम देखते हैं पत्रकारिता के कार्यों के भाग, यानी पत्रकारिता के कार्यों को कितने भागों में अगर हम देखना चाहें बांट सकते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, समाचारों को संकलित करना, यानी जितने भी समाचार हैं उसको हम एकत्रित करेंगे। एकत्रित करेंगे कैसे, संवाददाता और जो हमारे रिपोर्टर है, दोनों तो एक ही शब्द है, संवाददाता और रिपोर्टर, ये लोग क्या करेंगे, समाचार को संकलित करके उनको लिख कर किसके पास भेजेंगे, संपादक के पास भेजेंगे। और संपादन करने वाले बहुत से लोग रहते हैं जिसे संपादन मंडल कहा जाता है। उसमें बहुत से लोग, पत्रकार लोग उसमें शामिल रहते हैं, जैसे आपका संपादक, उप संपादक, सह संपादक, मुख्य संपादक, ये सभी पत्रकार होते हैं जो लोग उस भेजे गए समाचार में जो त्रुटि रहता है, चाहे वो भाषागत त्रुटि हो, चाहे व्याकरणगत त्रुटि हो या शब्द त्रुटि हो, उनको क्या करेगा, वो उस त्रुटि को दूर करके छापने लायक बनाएगा और छापने के लिए मुद्रण वालों के पास भेजेगा। मुद्रण वाले उनको प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद जो पेपर बांटने वाले लोग होते हैं उनके माध्यम से ये पत्रिका जो है, ये समाचार जो है किसके पास पहुंच जाता है, पाठकों के पास पहुंच जाता है। अब देखते हैं कि पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से होता है, समाचार संग्रहित और एकत्रित करने से। तो हमारे पास जो अब टॉपिक है समाचार, इससे पहले आपको बताया कि हर घटना जो है समाचार नहीं हो सकती जब तक कोई घटना, कोई सूचना, कोई मुद्दा जिन्हें जानने के लिए अधिक से अधिक लोगों में रुचि हो। किसी घटना को समाचार बनने के लिए उसमें कुछ तत्वों का समावेश जरूरी है, जैसे नवीनता, जनरुचि, जिज्ञासा, तभी कोई सूचना, कोई घटना, कोई समस्या जो है समाचार का रूप धारण कर सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं समाचार की परिभाषा और उनकी उत्पत्ति, शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पे है हमारे पास उत्पत्ति और शाब्दिक अर्थ। समाचार को हम हिंदी में अगर देखें, इनका संधि विच्छेद करके सम धन आचरण, अर्थात समान रूप से आचरण प्रकट करना, अर्थात बिना पक्षपात के, बिना द्वेष के भाव से समान रूप से लोगों के बातों को सुनना और उसे अपने आचरण में प्रकट करना एक प्रकार से क्या कहलाता है, समाचार कहलाता है। समाचार को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, न्यूज़। न्यूज़ आपके समाचार का क्या है, एक प्रकार से इंग्लिश रूप है। जिस समाचार को हम अंग्रेजी में न्यूज़ कहते हैं उसी को, न्यूज़ को हिंदी में हम क्या कहते हैं, समाचार कहते हैं। और ये जो है न्यूज़ शब्द का
प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है। न्यू से बना है न्यूज, एस लगाने पर। कोई खबर या सूचना न्यू होने पर ही न्यूज़ बनता है। न्यू यानी नया, कोई सूचना जो है नया होगा तभी वो न्यूज़ यानी समाचार का रूप धारण करेगा। अब देखते हैं समाचार की परिभाषा। ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या जिसका अधिक से अधिक लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो उसे समाचार कहा जाता है। यानी ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई सूचना, ऐसे कोई समाचार जिनका अधिक से अधिक लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका समाचार कहलाएगा। दूसरी परिभाषा है प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली सूचना समाचार है। जो भी सूचना हमें प्रेरित कर दे, हमें उत्तेजित कर दे तो उसे हम समाचार के अंतर्गत ले सकते हैं। तो ये हुआ हमारे पास समाचार की परिभाषा। कोई घटना, कोई सूचना जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे? समाचार कहेंगे। उसके बाद देखते हैं समाचार के अंग, समाचार के तत्व और समाचार के चरणों के बारे में। यानी समाचार में कौन कौन से तत्व शामिल होना चाहिए या कोई सूचना में या कोई घटना में या समस्या में कि वो धीरे धीरे समाचार का रूप धारण कर ले, तो क्या क्या गुण होना चाहिए? पहला, नवीनता, यानी हर समाचार नवीन होना चाहिए। न्यू से ही वो न्यूज़ बनता है। तो अपने को मान के चलना है कि समाचार के लिए नया या न्यू होना बहुत आवश्यक है। प्रायः हर समाचार पत्र के लिए पिछले 24 घंटों में घटी घटना ही समाचार बनती है। दैनिक समाचार पत्र रात्रि 12 बजे तक के समाचार को कवर करता है जो डेडलाइन या समय सीमा होती है, क्योंकि 12 बजे तक के खबर को प्रिंट करने से पहले उनको लेते हैं और जैसे ही प्रिंट होता है उसके बाद उसमें और समाचार नहीं डाला जा सकता है। इस कारण से 12 बजे रात्रि के पहले तक जो भी समाचार मिलता है उसको समाचार के रूप में ले सकते हैं। एक प्रश्न अच्छा है, कई बार पेपर में आ चुका है, डेडलाइन क्या है? जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं समय सीमा। समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन या समय सीमा कहते हैं। यानी कोई समाचार माध्यम में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने का जो अंतिम समय सीमा होता है, यानी 24 घंटे के पहले वो पहुंचना चाहिए, वही अंतिम समय सीमा जो है क्या कहलाता है? डेडलाइन कहलाता है। दूसरा इनके तत्व है निकटता, यानी उन घटनाओं को जानना चाहते हैं, यानी लोग जो हैं उन घटनाओं को जानना चाहते हैं जो उनके भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हो। यानी मान लीजिए आप विद्यार्थी हो, आप उन घटनाओं को प्राथमिकता देंगे। मान लीजिए आप 10वीं बोर्ड में पढ़ रहे हैं, 12वीं बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो भी सूचना, जो भी जानकारी परीक्षा से संबंधित निकलेगा उसमें आपका निकट का संबंध होगा कि परीक्षा कब होने वाला है, तो विद्यार्थियों से रिलेटेड हुआ तो ऐसे समाचारों में विद्यार्थी का इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। इस कारण से उसमें वो लोग रुचि रहेंगे। साथ ही साथ तीसरा तत्व है प्रभाव, क्योंकि वो सूचना, वो जानकारी जो है विद्यार्थियों को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे घटना की तीव्रता से पता चलता है कि उसे कितने लोग प्रभावित होते हैं। यानी कोई समाचार निकल रहा है, कोई सूचना निकल रहा है तो उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं और उसी प्रभाव के आधार पे कोई सूचना को हम समाचार में परिणित कर सकते हैं। जैसे जितने भी विद्यार्थी पेपर दिला रहे हैं बोर्ड के, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा मान लीजिए कोई जानकारी प्रसारित किया जाएगा तो सभी बच्चे उनको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो वो समाचार का रूप धारण कर लेता है। जन रुचि, किसी घटना, विचार या समस्या को समाचार बनने के लिए यह आवश्यक है कि आम लोगों की उसमें क्या हो? रुचि हो। यानी कोई घटना, कोई समस्या या कोई विचार समाचार का रूप तभी धारण करेगा जब लोगों में उस चीज़ के लिए, उस समाचार के लिए या उस घटना के लिए, उस समस्या के लिए उनके अंदर क्या हो? रुचि हो, जन रुचि हो, तभी वो समाचार का रूप धारण करेगा। उसके बाद आता है टकराव या संघर्ष। टकराव या संघर्ष,
लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। चुनाव के दिनों में राजनीतिक दलों की संघर्ष में लोगों की रुचि होती है, यानी चुनाव के समय राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे के ऊपर वार शब्दों के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और उनको सुनने में, उनको देखने में लोगों की रुचि रहती है कि कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है। यानी एक प्रकार से टकराव और संघर्ष को लोग पसंद करते हैं वो, और जल्दी से समाचार का रूप धारण कर लेता है। छठा है हमारे पास महत्वपूर्ण लोग। महत्वपूर्ण लोगों से संबंधित जानकारी में लोग विशेष रुचि रखते हैं। यानी हमारे देश में जैसे कोई महत्वपूर्ण लोग हैं, मान लीजिए हमारे देश का मुखिया है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जहाँ भी आते हैं जाते हैं, उनके हर एक चीज़ जो है समाचार का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि वो हमारे देश के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है इस कारण से। उसके बाद है सातवां उपयोगी जानकारियाँ। उपयोगी जानकारियाँ भी समाचार की भूमिका निभाती है। इन्हें जानने में लोगों की सघन दिलचस्पी होती है। यानी कोई जानकारी किसी व्यक्ति समुदाय के लिए यानी वो इम्पॉर्टेंट हो, बहुत ही ज़रूरी सूचना हो। जैसे मान लीजिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आपको बताया जाए कि इतने तारीख को पेपर, बोर्ड की पेपर शुरू हो रहा है, तो जितने भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके ऊपर उस सूचना का प्रभाव पड़ेगा। उन विद्यार्थियों के लिए वो सभी जानकारी जो है उपयोगी है, इसी कारण से वो जल्दी से बच्चों के बीच फैलेगा उपयोगी जानकारी होने के कारण से, और वो एक प्रकार से समाचार का रूप धारण कर लेगा। उसके बाद होता है अनोखापन। यानी समाचार पत्र वाले अपने समाचार को जनता तक प्रसिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, नए नए चीज़ों का प्रयोग करके अपने समाचार में अनोखापन लाने का प्रयास करते हैं। अनोखापन के लिए हुए घटनाएं भी समाचार पत्रों में विशेष भूमिका निभाती है, जैसे शुष्क स्थान पर अत्यधिक वर्षा या बाढ़। जैसे कोई रेगिस्तान इलाका है, मान लीजिए इस साल आप देखे होंगे कि राजस्थान एरिया जो सूखे होते हैं, जो रेगिस्तान ज़्यादा है, वहाँ इस साल इतना बारिश हुआ कि वहाँ बाढ़ आ गया। तो ऐसे अप्रत्याशित घटना जिसके बारे में लोग कल्पना नहीं करते हैं कि वहाँ रेगिस्तान है और इतना पानी या इतना वर्षा वहाँ हुआ कि बाढ़ से लोग परेशान हो गए, तो ये एक प्रकार से अनोखापन है, इस कारण से लोगों की रुचि उसमें रहेगा। पाठक वर्ग। समाचार या घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि समाचार का पाठक वर्ग कौन है। पाठक वर्ग की रुचि और ज़रूरत का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे कोई समाचार पत्र पत्रिका है तो उसे कौन से पाठक वर्ग पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कोई कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह दिलाना है, तो नौजवान लोग, जो बेरोजगार लोग रहेंगे, उन समाचार पत्रों के ऊपर विशेष ध्यान देंगे, पत्रिकाओं को विशेष तौर पे पढ़ेंगे, तो पाठक वर्ग के ऊपर भी डिपेंड करता है। नीतिगत ढांचा। विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुतिकरण को लेकर एक नई नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति कहते हैं। यानी कोई समाचार संगठन है, उस समाचार संगठन में जितने भी लोग रहते हैं, एक नए नीति के तहत एक अपने जो लोगों के पास जो चीज़ों को पहुंचाना चाहते हैं, उस नीति के तहत क्या करता है, अपने समाचार में समाचारों को प्रकाशित कराता है, वो संपादकीय नीति कहलाता है। नीतिगत ढांचा तथा संपादक ही तय करता है कि कौन सी खबर चुनी जाए तथा उनका प्रस्तुतिकरण किया जाए। जो संगठन में रहने वाले लोग और संपादक मंडल सब मिलकर ये चयन करते हैं कि किस प्रकार से समाचार को हम अपने पत्रिका में स्थान दें। अब आता है हमारे पास समाचार के प्रकार। समाचार के 4 प्रकार होते हैं हमारे पास। कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला स्थानीय या उसी को हम आंचलिक समाचार कहते हैं। दूसरा प्रांतीय या प्रादेशिक समाचार। तीसरा राष्ट्रीय समाचार और चौथा अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अगर हम देखें, मान लीजिए आपको बोला जाए स्थानीय या आंचलिक समाचार। मान लीजिए आप किसी गांव में या किसी शहर में रहते हैं जो एक निश्चित जिले के अंतर्गत आएगा, तो उस जिले के अंतर्गत जितने भी समाचार छपेंगे वो आपका स्थानीय या आंचलिक समाचार कहलाएगा। उसके बाद है प्रांतीय या प्रादेशिक समाचार। अब जिलों से मिलकर आपका राज्य बनेगा,
और राज्य स्तर के जितने भी समाचार होते हैं वो आपका प्रादेशिक समाचार के अंतर्गत आएंगे। राज्यों से मिलकर देश बनता है, राष्ट्र बनता है। तो पूरे राष्ट्र में जितने भी राज्य हैं उनसे संबंधित जो घटनाएं हैं, सूचनाएं, उनको यदि हम समाचार के रूप में डालते हैं तो वो राष्ट्रीय समाचार कहलाता है। और पूरे विश्व के जितने भी देश है उसके महत्वपूर्ण घटनाओं को यदि हम समाचार में स्थान देते हैं तो वो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समाचार कहलाता है। ये 4 प्रकार हुआ, स्थानीय स्तर पर यानी आंचलिक, और राज्य स्तर पर आपका प्रादेशिक, राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय, और पूरे विश्व स्तर पर आपका अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इस प्रकार से इनके 4 प्रकार हुए। अब इन समाचारों को एकत्रित करने का काम करता है, संपादित करने का काम करता है, उन लोगों को बोला जाता है क्या? पत्रकार। तो पत्रकार के बारे में देखेंगे, पत्रकार की परिभाषा क्या है, पत्रकार के प्रकार क्या हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे। पत्रकार के अंतर्गत क्या आते हैं? संपादक भी इसी के अंतर्गत आते हैं, आपका संवाददाता और रिपोर्टर भी पत्रकार के अंतर्गत आते हैं, वो भी तो पत्रकार कहलाएंगे ना। तो चलिए अपन देखते हैं हमारे पास पत्रकार की परिभाषा। वह व्यक्ति जो समाचार पत्र छापने के लिए घटनाओं, तथ्यों और समाचार को एकत्रित कर लाता है, पत्रकार कहलाता है। यानी जो व्यक्ति समाचार पत्र छापने के लिए विभिन्न प्रकार के सूचना, तथ्य को एकत्रित करके लाता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? पत्रकार कहलाता है। अब दूसरे शब्दों में देख लो, लोगों तक पहुंचाने के लिए खबरों को संकलित यानी संकलन करना यानी एकत्रित करना, लेखन यानी लिखना, संपादन करना यानी उसे त्रुटिविहीन करने के लिए छापने योग्य बनाना, और प्रस्तुतिकरण करना यानी प्रस्तुतिकरण करके छाप वगैरह करके उनको अपने पाठकों तक पहुंचाना से जुड़े लोगों या व्यक्ति को पत्रकार कहा जाता है। यानी इनका सिंपल सा परिभाषा ये हुआ कि लोगों तक पहुंचाने के लिए खबरों के संकलन, लेखन, संपादन, प्रस्तुतिकरण से जुड़े लोगों और व्यक्ति को क्या बोला जाता है? पत्रकार कहा जाता है। ये आपको इनकी परिभाषा हुई। पत्रकार के यहाँ पे प्रकार देखते हैं तो पत्रकार के मुख्यतः हमारे पास यहाँ पे 3 प्रकार हैं। पहला है पूर्णकालीन पत्रकार, दूसरा अंशकालीन पत्रकार, तीसरा फ्रीलांसर जिसे हम स्वतंत्र पत्रकार भी कहते हैं। पूर्वकालीन पत्रकार, तो यहाँ पे देख लेते हैं पूर्वकालीन पत्रकार। इस श्रेणी के पत्रकार समाचार संगठन के लिए नियमित काम करने वाले वेतनभोगी होते हैं। यानी किसी संगठन के लिए वो नियमित रूप से काम करता है और उसके काम के बदले उनको नियमित रूप से उस समाचार संगठन के द्वारा वेतन उनको दिया जाता है। यानी वेतन के आधार पे वो लगातार उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं। उसके बाद है हमारे पास दूसरा है अंशकालीन। अंशकालीन यानी ये जो है पूर्णतः उस समाचार पत्र वालों के साथ जुड़ा नहीं रहता, बल्कि एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित वेतन मान तक ही वो उस समाचार संगठन के लिए काम करेंगे। यानी इस श्रेणी के पत्रकार सीमित या कम समय के लिए काम करता है, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर निश्चित समयावधि के लिए काम करते हैं। यानी ऐसे पत्रकार जो एक निश्चित समय के लिए निश्चित मानदेय पर काम करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? अंशकालीन पत्रकार कहा जाता है। तीसरा है फ्रीलांसर जिसे हम स्वतंत्र पत्रकार कहेंगे। यानी किसी के लिए वो वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होता, बल्कि समाचार एकत्रित करता है। समाचार एकत्रित करने के बाद उस समाचार को जो समाचार संगठन वाले होते हैं उनके पास वो बताता है कि मेरे पास ये समाचार है, और उसके अनुरूप उनको पैसा दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, और उस समाचार को एक से अधिक समाचार संगठन वाले को भी वो उनका मूल्य लेकर दे सकता है। तो वे पत्रकार किसी विशेष समाचार पत्र संगठन के लिए वेतन भोगी नहीं होते, यानी वेतन के आधार पर वो काम नहीं करते। ये भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। समाचार एकत्रित करता है और जैसे जिस आधार पर भुगतान मिलेगा उस आधार पर कोई भी समाचार संगठन वाले को वो समाचार को दे सकता है। यानी स्वतंत्र रूप से ये काम करता है, वेतन भोगी के रूप में काम
नहीं करता। तो ये 3 हो गया। एक जो है आपका क्या हुआ, पहला पूर्णकालीन पत्रकार यानी वेतन लेता है और नियमित रूप से एक ही जगह वो काम करता है। दूसरा हमारे पास हुआ अंशकालीन पत्रकार, जो कुछ निश्चित समय सीमा के लिए निश्चित मानदेय पर वो काम करते हैं। उसके बाद स्वतंत्र पत्रकार फ्रीलांसर, ये वेतनभोगी नहीं होता है, बल्कि ये कोई समाचार एकत्रित करता है और भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्र वालों को वो जानकारी देकर उनके लिए काम करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास पत्रकार की बैसाखियाँ। पत्रकार की बैसाखियाँ, एक अच्छे पत्रकार को सफल होने के लिए पत्रकारिता के मूल्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। इन्हीं मूल्यों को पत्रकार की बैसाखियाँ कहते हैं। यानी जो भी एक अच्छे पत्रकार की भूमिका निभाना चाहते हैं तो उसके पत्रकारिता के जो मूल्य होते हैं, जो नियम नीति होते हैं, उनको पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। तो जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को बैसाखियों के रूप में जाना जाता है। पहला है ईमानदारी, दूसरा संतुलन, तीसरा निष्पक्षता और चौथा स्पष्टता। ये चारों चीज़ें जो है पत्रकार की बैसाखियाँ कहलाते हैं। अब एक एक के बारे में ऐसे यहाँ पे वर्णन नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो सच्चाई का गुण हर एक पत्रकार में होना चाहिए। संतुलन बनाए रखना चाहिए कि वो जो है, मान लीजिए कोई 2 पक्ष है तो दोनों पक्षों की तरफ झुकाव ना होकर, यानी किसी एक तरफ झुकाव ना होकर दोनों को संतुलित रूप से देखना चाहिए। निष्पक्ष होना जरूरी है। स्पष्ट होना चाहिए, जो भी समाचार जो भी सूचना वो जारी कर रहा है वो स्पष्ट तौर पे अपने पाठकों तक उनको पहुंचाया जाना चाहिए। चलिए अब देखते हैं पत्रकार के कार्य। पत्रकार क्या क्या कार्य करते हैं। तो समाचार संग्रहण एवं लेखन करना, समाचार को एकत्रित करेगा और उनको क्या करेगा, लिखेगा। एंकरिंग या प्रस्तुतिकरण करना, उसके बाद लिखने के बाद संपादक मंडल के पास भेजेगा तो संपादक के समूह लोग उनको संपादित करेंगे। इसके अंतर्गत विशेष लेखन के अंतर्गत जैसे आपका विज्ञान का क्षेत्र है, खेल के क्षेत्र है, तो कुछ समाचार पत्रों में खेल के लिए अलग स्थान रहता है तो उसमें खेल से संबंधित चीज़ें छपती है। विज्ञान है तो विज्ञान से संबंधित चीज़ें छपती है। यही एक प्रकार से बीट रिपोर्टिंग के अंतर्गत आता है। और एक और है हमारे पास क्या है, स्तंभ लेखन। साथ ही साथ एक और हमारे पास होता है डेस्क, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अपन देखते हैं किसके बारे में। समाचार संकलन करना, यानी समाचार को संकलित करने का, समाचार को एकत्रित करने का काम कौन करता है, संवाददाता करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे संवाददाता के बारे में। संवाददाता का अर्थ क्या होता है, संवाददाता की परिभाषा क्या होती है, इनको हम यहाँ पे देखते हैं। संवाददाता का शाब्दिक अर्थ है संवाद करने वाला या लिखने वाला से है। यानी जो संवाद करता है, जो सूचना को डायरेक्ट चैनलों में प्रसारित कराता है, वो बोलकर, है ना, वीडियो के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से सूचना जो है अपने एंकर को देता है, ये इनका काम है। साथ ही साथ जो समाचार को लिखता है। संवाददाता समाचार जगत का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। संवाददाता का कार्य समाचार संकलन करना होता है। ठीक है, इसी को रिपोर्टर भी कहते हैं। यानी संवाददाता का शाब्दिक अर्थ हुआ संवाद करने वाला या लिखने वाले से है। संवाददाता समाचार जगत का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। संवाददाता का कार्य समाचारों का संकलन करना है। समाचारों को क्या करता है, एकत्रित करता है। एकत्रित करके किसके पास भेजता है, वो संपादक मंडल के पास भेजता है। तो पत्रकारिता की भाषा में किसी घटना का अवलोकन कर उसे कम से कम शब्दों में सरल भाषा में लिख कर तैयार कर किसी संबंधित समाचार माध्यम के लिए प्रस्तुत करने को रिपोर्टिंग कहते हैं। यानी रिपोर्टर अर्थात संवाददाता जो रिपोर्टिंग करता है, किसी संगठन के लिए जो काम करता है, वो लिखने का काम करता है, समाचार को एकत्रित करने का काम करता है और संगठन के पास पहुंचाने का काम करता है, वही एक प्रकार से रिपोर्टिंग कहलाता है। तथा जो व्यक्ति इस काम को करता है, इस रिपोर्ट को तैयार करता है, उसे संवाददाता कहते हैं। या संक्षिप्त में इसकी एक और परिभाषा यहाँ पे हमारे पास, विभिन्न प्रकार के समाचार खोजकर
खबर को भेजने वाला व्यक्ति, यानी विभिन्न प्रकार के समाचार को खोजेगा और उस खबर को जो भेजने वाला व्यक्ति होता है वही संवाददाता या रिपोर्टर कहलाता है। यानी समाचार को एकत्रित कर संपादन के लिए भेजने वाला जो व्यक्ति होता है वो संवाददाता या रिपोर्टर कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं संवाददाता ने क्या किया। कोई समाचार एकत्रित किया, संग्रहित किया, लिख कर उसे भेजा। किसके पास भेजेगा? संपादन करने वाले लोगों के पास भेजेगा। अब देखते हैं संपादन के बारे में, इनका अर्थ देखते हैं। संपादक मंडल के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं इनको देखते हैं, और ये किन सिद्धांतों का पालन करते हैं इनको देखते हैं। तो संपादन का अर्थ है, संपादन का अर्थ किसी सामग्री से उनकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पढ़ने योग्य बनाना। यानी कोई संवाददाता कोई समाचार भेजता है, संग्रहण करके लिख कर उसे संपादक लोग क्या करते हैं, सामग्री में जो अशुद्धियां रहती है उसे दूर करके पढ़ने योग्य बनाता है और उसे प्रिंटिंग करने के लिए भेज देता है। ये हुआ हमारे पास संपादन का अर्थ। अब देखते हैं कि संपादन का काम या संपादक मंडल में जितने लोग रहते हैं वो क्या काम करते हैं, कौन कौन से लोग उसमें रहते हैं, ये देखते हैं। यह एक संगठन है जिसमें संपादक, उप संपादक, सहायक संपादक, संयुक्त संपादक, विशेष संपादक, मुख्य संपादक, संवाददाता, प्रूफ रीडर आदि शामिल होते हैं। यानी जितने भी पत्रकार समूह हैं वो सब संपादक मंडल के अंतर्गत शामिल होते हैं, जिसमें से मेन होता है संपादक और उसके बहुत सारे सहयोगी पत्रकार लोग भी उसमें होते हैं। एक उप संपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। वह उस खबर को महत्व के अनुसार काटता छांटता है और उसे कितनी और कहाँ जगह दी जाए यह तय करता है। इसके लिए वह संपादन के कुछ सिद्धांतों का पालन करता है। यानी संवाददाता कोई समाचार भेजेगा, कोई सूचना भेजेगा संग्रहित करके लिख के, तो उसे जो संपादक मंडल के लोग होते हैं उनमें से त्रुटि वगैरह को निकाल कर काट छांट करते हैं और कौन से समाचार को समाचार पत्रों में कहाँ पे स्थान देना है ये संपादक मंडल के लोग तय करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास संपादक। संपादन करने वाले क्या कहलाएंगे? एक प्रकार से संपादक कहलाएंगे। तो संपादक की परिभाषा और उनके कार्यों को देखते हैं। तो पहला है, संवाददाता द्वारा प्राप्त लिखित सामग्रियों की अशुद्धियों को शुद्ध कर प्रस्तुति योग्य बनाने वाला पत्रकार संपादक कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? संवाददाता द्वारा जो लिखित सामग्री होती है उनकी अशुद्धियों को शुद्ध कर प्रस्तुतिकरण योग्य बनाने वाला जो पत्रकार होता है उसे क्या बोला जाता है? संपादक कहा जाता है। तो संपादक के कार्य क्या होंगे? पहला तो परिभाषा के आधार पर देख सकते हैं कि ये संवाददाता द्वारा भेजे गए लिखित सामग्री की अशुद्धियों को दूर कर प्रस्तुतिकरण करने योग्य बनाता है। एक इनका काम हो गया। दूसरा हम यहाँ पे देखें कि सारी रिपोर्ट में से महत्वपूर्ण बातों को आगे ले आते हैं, महत्वपूर्ण बातों को त्याग देते हैं और गौण सूचनाओं को बाद में छापते हैं। जो मेन है उसको पहले छापते हैं और जो उससे कम महत्वपूर्ण होता है उनको बाद में छापते हैं। तीसरा अगर देखें कार्य तो वह क्या करता है? वह समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता तथा जन कल्याण का भी ध्यान रखते हैं। यानी समाचार पत्रिकाओं के लिए जो नियम कानून रहते हैं उन नियम कानून का पालन करता है, साथ ही साथ जन कल्याण यानी जनता के कल्याण के लिए लोग काम करते हैं। तो ये हुआ हमारे संपादक मंडल। अब देखते हैं हमारे पास क्या है? संपादकीय। किसी समाचार पत्र की रीति नीति के अनुसार किसी सामान्य घटना का टिप्पणी करता हुआ लेख लिखना संपादकीय लेख कहलाता है। यानी कोई समाचार पत्र रीति नियम के अनुसार किसी सामान्य घटना का टिप्पणी करता है। टिप्पणी करके क्या करता है? लेख लिखता है और ऐसे जो लेख लिखा जाता है उसी को संपादकीय लेख कहा जाता है। यह लेख प्रतिदिन अखबार में समाचार में छपता है।
जिसका लेखन संपादक मंडल में से कोई एक सदस्य करता है। वह निजी राय रखने के बजाय अपने समाचार पत्र की आवाज़ को महत्व देता है। वह लेख समाचार पत्र का मत माना जाता है। किसी एक व्यक्ति या निजी मत ना होने के कारण से संपादकीय के नीचे किसी का नाम नहीं लिखा जाता। यानी संपादक मंडल के द्वारा जो भी लेख लिखी जाती है उसमें चूंकि वो समाचार पत्र का एक प्रकार से आवाज़ होता है, किसी एक व्यक्ति की लेख उसको नहीं माना जाता। इस कारण से संपादकीय में किसी जो लेखक होता है उनका नाम वहाँ पे शो नहीं किया जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास संपादन के सिद्धांत। संपादन करते समय किन किन सिद्धांतों का पालन करना होता है, क्या क्या सिद्धांत इसके अंतर्गत होते हैं। तो आवश्यक सिद्धांत के अंतर्गत हमारे पास है पहला निष्पक्षता। निष्पक्षता जिसे अंग्रेजी में फेयरनेस कहते हैं। पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना जरूरी है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। निष्पक्षता का अर्थ होता है तटस्थता नहीं, अर्थात सही गलत न्याय अन्याय को ध्यान में रख किया जाता है। यानी जो सही है जो गलत है उनको अलग अलग ध्यान में रखकर निष्पक्ष रूप से अपने समाचार पत्रों में क्या किया जाना चाहिए, प्रकाशन कराया जाना चाहिए। दूसरा है तथ्यों की शुद्धता। जो तथ्य है जो आंकड़े हैं वो कितने शुद्ध है, कितना एक्यूरेसी है। मीडिया या पत्रकारिता यथार्थ का प्रतिबिंब है, अतः तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर नहीं प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मीडिया पर या पत्रकारिता पर लोग विश्वास करते हैं, इसी कारण जो भी आंकड़े जो भी तथ्य हैं उसे सही प्रकाशित कराना चाहिए अपने समाचार पत्रों में। उनमें किसी भी प्रकार से कोई छेड़खानी नहीं करना चाहिए। तीसरा है वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। एक पत्रकार समाचार के लिए तत्वों का आकलन अपनी धारणा आधार पर ना करके उसका वास्तविक रूप प्रस्तुत करते हैं। यानी एक पत्रकार जो है समाचार के तत्वों का आकलन करता है और आकलन करने के बाद वास्तविक जो रूप होता है उसी वास्तविक रूप को क्या करता है, समाचार में प्रस्तुत करता है। चौथा है संतुलन, जिसे अंग्रेजी में बैलेंस कहते हैं। समाचार को किसी एक पक्ष में झुका नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों की बात बराबर लानी चाहिए। जैसे कोई घटना होता है और उसमें दो पक्ष हैं, वादी और प्रतिवादी, तो वहाँ पे दोनों पक्षों के बातों को महत्व देना चाहिए, दोनों पक्षों के बातों को वहाँ पे प्रकाशित किया जाना चाहिए। उसके बाद है स्रोत, जिसे सोर्सिंग कहते हैं। किसी भी समाचार में शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत होना चाहिए। स्रोत का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। यानी कोई घटना घटित हुआ, वो जानकारी उनको कहाँ से प्राप्त हुआ, किसके माध्यम से प्राप्त हुआ, ये भी उस समाचार में लिखा होना चाहिए कि ये जानकारी हमको इसके माध्यम से प्राप्त हुआ। जैसे कोई जगह चुनाव हो रहा है, चुनाव में हार जीत की बातें कही जाती है, तो उसमें चुनाव आयोग के द्वारा हमें ये सूचना प्राप्त हुई, यानी स्रोत क्या हुआ, चुनाव आयोग। चलिए, उसके बाद है हमारे पास समाचार लेखन। ठीक है, समाचार लेखन, तो समाचार को लिखने का काम कौन करता है, यानी समाचार संग्रहण और लेखन कौन करता है, संवाददाता अर्थात रिपोर्टर करते हैं। और समाचार को लिखते समय जिन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश किया जाता है, इन्हीं 6 सवालों को समाचार का 6 ककार कहा जाता है। क अक्षर से शुरू होने वाले 6 शब्द समाचार के 6 ककार कहलाते हैं। पहला है क्या, दूसरा है कौन, इसे हम किसके साथ भी बोल सकते हैं। तीसरा है कब, चौथा कहाँ, पांचवा कैसे और छठवा कौन। तो ये 6 का अक्षर से शुरू होने वाले हमारे पास शब्द है जिसे समाचार के 6 ककार कहते हैं। प्रथम 4
सूचना और तथ्यों पर आधारित होता है। ये शुरू में जो चार हमारे पास ककार है, क्या, कौन, कब, कहाँ, ये जो है सूचना और तथ्यों पर आधारित होता है। जबकि कैसे और क्यों के द्वारा, जो अंतिम कैसे और क्यों है दो, उनके द्वारा विवरण दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद समाचार लेखन की शैलियाँ। समाचार लेखन की यहाँ पे हमारे पास 5 शैलियों के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन सबसे जो फेमस और प्रसिद्ध शैली है उल्टा पिरामिड शैली। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से शैली है? पहला हो गया उल्टा पिरामिड शैली, दूसरा सीधा पिरामिड। सीधा पिरामिड यानी ऐसे त्रिभुजाकार रहेगा, इनको सीधा पिरामिड कहेंगे। और जस्ट उल्टा रहेगा, आधार ऊपर की ओर रहेगा, तो उसे उल्टा पिरामिड कहेंगे। तो सीधा उल्टा पिरामिड शैली पहला। दूसरा सीधा पिरामिड जिसे कथात्मक शैली भी कहते हैं। तीसरा रचनात्मक शैली। चौथा बंद कोष्ठ शैली या फुल पैटर्न कहते हैं। और पांचवा है कहानी शैली। जैसे हम लोग जितने भी कहानी सुनते हैं, कहानी को सुनाया जाता है, अंत में कहानी के रोचक तथ्यों को बताया जाता है, लेकिन इसमें हमारे पास उल्टा होगा। रोचक तथ्यों को शुरू में बता दिया जाएगा, जो क्लाइमेक्स होता है, और अन्य चीज़ों को बाद में बताई जाती है। तो इनमें जो हमारे पास सबसे जो प्रसिद्ध है शैली, वो है उल्टा पिरामिड शैली। इसी शैली के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। तो इनका इतिहास देखते हैं कि ये उल्टा पिरामिड शैली कैसे और कहाँ से शुरुआत हुई। तो ये 19वीं सदी के मध्य यानी 1850 के आसपास, जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय समाचार लेखन के लिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग प्रारंभ हुआ। वर्तमान में 90% समाचार पत्र वाले इसी शैली के माध्यम से अपने समाचार पत्रों को प्रकाशित कराते हैं। समाचार लेखन का एक विशेष शैली है जिसे उल्टा पिरामिड शैली, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। स्टाइल का मतलब होता है शैली, के नाम से जाना जाता है। यह समाचार लेखन के सबसे लोकप्रिय, उपयोगी, बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन शैली की ठीक उल्टा होता है, जिसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिरी में आता है। उसे उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना अर्थात क्लाइमेक्स को पिरामिड के सबसे नीचे उल्टा पिरामिड के हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड को ही उल्टा कर दिया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, पिरामिड है, ये सीधा पिरामिड है। तो कहानी में क्या होता है, जो क्लाइमेक्स होता है वो नीचे में होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो क्लाइमेक्स तो नीचे इसमें भी है, लेकिन इनको उलट दिया जाता है। अब ये क्लाइमेक्स जो नीचे था वो कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया। तो ऊपर में ही जो मेन चीज़ें होती हैं उनको शो कर दिया जाता है, और उस पिरामिड को क्या कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है। इसी कारण से उनको उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पे देखिए, ये उल्टा पिरामिड है हमारे पास। इसमें महत्वपूर्ण बातों को ऊपर में लिखा जाता है, उससे थोड़ा कम महत्वपूर्ण बातों को उसके नीचे, और सबसे कम महत्वपूर्ण बातों को उसके नीचे लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मान लीजिए इनको 3 भागों में यदि हम बांट देते हैं, तो इनके 3 अंग, 3 चरण हुए। तो पहला हमारे पास है इंट्रो, जिसे मुखड़ा भी कहते हैं। दूसरा है बॉडी या निकाय, और तीसरा है समापन। तो शुरू में क्या किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण जो बातें होती है, जो तथ्य होते हैं, उनको पहले लिखा जाता है। ये देखो, मुखड़ा में महत्वपूर्ण बातों को पहले लिखा जाता है। इसके बाद घटते हुए महत्व के क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। महत्वपूर्णों को पहले लिखा जाता है, ये देखिए महत्वपूर्ण है, उनको इंट्रो के रूप में लिखा जाता है। दूसरा है बॉडी या निकाय में उससे थोड़ा कम महत्वपूर्ण को, और जो सबसे कम महत्वपूर्ण यानी साधारण होता है, उसे समापन में लिखा जाता है। इस शैली में पिरामिड को उल्टा दिखाया जाता है, इसलिए इसे उल्टा पिरामिड शैली भी कहते हैं। यह समाचार लेखन के सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। चलिए आगे फिर इसी को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा पहला है इंट्रो या मुखड़ा, ठीक है। दूसरा बॉडी या निकाय, और तीसरा समापन।
तो इंट्रो और मुखड़ा में 4 ककार की जानकारी हमको मिल जाता है। क्या, कौन, कहाँ और कब। 4 ककारों की जानकारी हमें कहाँ पे मिलना चाहिए? इंट्रो अर्थात मुखड़ा में मिलना चाहिए। बॉडी में हमें 2 ककारों की जानकारी मिलना चाहिए, क्यों, कैसे और क्यों की। और जो समापन होगा उसमें तथ्य और सोर्स की यानी स्रोत की जानकारी हमको मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये डायग्राम भी आपको बनाना है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास है उल्टा पिरामिड शैली की यहाँ पे परिभाषा। तो इसमें महत्वपूर्ण बातों को ऊपर में, उससे कम महत्वपूर्ण बातों को उसके नीचे में, और जो महत्वहीन बातें, जो साधारण बातें होती हैं, उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो वही परिभाषा में भी रहेगा। समाचार लेखन की वह शैली जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बातें पहले लिखी जाती है, कम महत्वपूर्ण बाद में, तथा सबसे कम महत्वपूर्ण बात को सबसे अंत में लिखी जाती है, उसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। ठीक है, ये चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। यानी समाचार लेखन की वह शैली, समाचार लेखन की वह शैली जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बातों को सबसे ऊपर, फिर घटते क्रम में महत्व के आधार पे उससे थोड़ा कम महत्वपूर्ण बातों को उसके नीचे, और जो साधारण यानी सबसे कम महत्वपूर्ण बातें होते हैं उसको सबसे नीचे लिखा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फीचर लेखन, आलेख लेखन और उल्टा पिरामिड शैली यानी समाचार लेखन का उल्टा पिरामिड शैली, ये पेपर में आता है 3 नंबर में। तीनों अथवा अथवा करके रहता है। उसमें परिभाषा और उनके चरण या अंगों के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो समाचार लेखन के जो उल्टा पिरामिड शैली होते हैं उनके चरण, अंग या पद क्या क्या है? तो पहला जैसे अभी समझा चुका हूँ, मुखड़ा या उसी को इंट्रो या लीड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? शुरू में जैसे बता दिया, 4 ककारों यानी क्या, कब, कहाँ और कौन की जानकारी हमको वहाँ पे मिलना चाहिए। उसके बाद निकाय या बॉडी में कैसे और क्यों की जानकारी मिलना चाहिए, और अंत में समापन में तथ्य और स्रोत की जानकारी मिलना चाहिए। इन चीज़ों को मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। क्या, कौन, कहाँ, कब की जानकारी आपका किस में मिलेगा? हमारे इंट्रो में। बॉडी में क्या मिलेगा? कैसे और क्यों की जानकारी। समापन में स्रोत और तथ्य की जानकारी हमको मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। परिभाषा तो हो गया, पहला है मुखड़ा, इंट्रो या लीड। पहले अनुच्छेद या पैराग्राफ की आरंभ में 2-3 पंक्ति को मुखड़ा कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 ककार क्या, कब, कहाँ और कौन की सूचना हमको मिलती है। दूसरा है निकाय या बॉडी। इसमें समाचार का विस्तार या विवरण होता है, जहाँ कैसे को स्थापित किया जाता है और क्यों अर्थात घटना घटने के कारणों का विश्लेषण बाद में किया जाता है। पहले कैसे हुआ उसके बारे में, उसके बाद क्यों हुआ तो उसको बाद में विश्लेषण किया जाता है। तीसरा है समापन। इसमें समाचार के तथ्य और स्रोत की जानकारी प्रदान की जाती है। इस प्रकार से हमारा हो गया क्या, ये समाचार यानी लिखने का उल्टा पिरामिड विधि जो शैली है, उनकी परिभाषा और उनके अंगों के बारे में। अब अपन देखते हैं हमारे पास समाचार लेखन के अंतर्गत विशेष लेखन। विशेष लेखन, तो विशेष लेखन के कुल 5 क्षेत्र होते हैं। एक है खेल, दूसरा फिल्म, तीसरा विज्ञान, चौथा व्यापार और 5वां अर्थतंत्र। ये 5 समाचार लेखन में विशेष रूप से समाचार पत्रों में स्थान दिया जाता है। खेल पृष्ठ अलग होता है, फिल्मों का पृष्ठ अलग होता है, विज्ञान से संबंधित अलग, व्यापार से संबंधित अलग, अर्थ से संबंधित अलग लेख विशेष पत्रकारों के द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला विशेष लेखन के बारे में देखते हैं। सामान्य लेखन से हटकर किसी विशेष विषय पर किया गया लेख विषय के लेख कहलाते हैं। ठीक है, यानी कोई सामान्य लेख से हटकर इन 5 जो क्षेत्र होते हैं, उन 5 क्षेत्रों के बारे में जो लेख लिखा जाता है उसी को क्या बोला जाता है? विषय के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला विशेष लेखन कहलाता है। यहाँ पे विशेष लेखन होगा।
पत्रकारिता की भाषा में इसे बीट लेखन भी कहते हैं, यानी विशेष लेखन को क्या बोला जाता है, बीट लेखन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए खेल, फिल्म, विज्ञान, व्यापार, अर्थ आदि ऐसे 5 क्षेत्र है जो विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या विशेष रिपोर्टर और विशेष रिपोर्टिंग। विशेष रिपोर्टर, विशेषीकृत रिपोर्टिंग, इसमें दोनों वही आ जाएगा। प्रोसेस को रिपोर्टिंग कहेंगे और जो करने वाला है वो रिपोर्टर कहलाएगा। लेखक को संबंधित विषय की गहरी जानकारी होना चाहिए। इसमें घटनाओं के घटित होने के मूलभूत कारणों और परिणामों पर भी प्रकाश डाला जाता है। साथ ही लेखक को संबंधित भाषा शैली का पूरा अधिकार होना चाहिए। यानी जो विशेष लेखन के 5 क्षेत्र है उसमें लिखने वाले लेखक को पूरी तरह से जितने भी घटित घटनाएं हैं उनके मूलभूत कारण और परिणामों का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, उस पर प्रकाश डालेगा। साथ ही साथ उसको उस भाषा शैली का पूरा अधिकार होना चाहिए। और ऐसे करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, विशेष रिपोर्टर कहलाएगा। और ये जो प्रक्रिया है वो विशेष रिपोर्टिंग कहलाएगी। चलिए, ये हो गया हमारा। अब अपन देखते हैं बीट। पत्रकारिता की भाषा में बीट का अर्थ क्या होता है। तो पत्रकारिता की भाषा में बीट का अर्थ जो है लेखन और रिपोर्टिंग की विशेष क्षेत्र। लेखन और रिपोर्टिंग के जो विशेष 5 क्षेत्र होते हैं, खेल, फिल्म, विज्ञान, व्यापार और अर्थ, तो इन्हीं को बीट का क्षेत्र कहते हैं। बीट के 5 क्षेत्र क्या हुआ, खेल, फिल्म, विज्ञान, व्यापार, अर्थतंत्र। और बीट का अर्थ क्या हुआ, लेखन और रिपोर्टिंग की विशेष क्षेत्र। इसी विशेष क्षेत्र को बीट कहते हैं और इसमें 5 क्षेत्र आते हैं हमारे पास। उसके बाद देखते हैं बीट रिपोर्टर और बीट रिपोर्टिंग। किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित नए तथ्यों की आरंभिक जानकारी देना। आरंभिक जानकारी दोगे तो कहाँ, कब, क्या, किसने, ये 4 प्रकार की जानकारी आपको वहाँ पे प्राप्त होगा। इसकी जानकारी प्राप्त होती है सूचना देने वाले को, यानी जानकारी देने वाले को बीट रिपोर्टर कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। जैसे विशेष रिपोर्टर, विशेषीकृत रिपोर्टिंग, वैसे ही जो जानकारी देने वाले हैं उसको यहाँ पे बीट रिपोर्टर और प्रक्रिया को बीट रिपोर्टिंग कहेंगे। हो गया। उसके बाद 2 चीज़ और है हमारे पास, एक है स्तंभ लेखन और दूसरा है डेस्क। स्तंभ लेखन में क्या होगा, जो महत्वपूर्ण या प्रिय लेखक के लेखों की नियमित श्रृंखला को स्तंभ लेखन कहते हैं। जो एकदम फेमस पत्रकार होता है, जो किसी एक जो क्षेत्र होते हैं, ये 5 क्षेत्रों में से जो एक क्षेत्र होता है उसी में से किसी एक क्षेत्र के बारे में नियमित रूप से प्रतिदिन अपने समाचार में अपने लेख प्रकाशित कराते रहते हैं। इसमें लेखक के एक विशेष शैली में नियमित विचार अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कोई मान लीजिए पत्रकार जो है खेल से संबंधित पत्रकार है, तो नियमित रूप से उनके द्वारा खेल से संबंधित उनका जो विचार है वो समाचार में प्रकाशित होते रहेंगे। अब हमारे पास है डेस्क। समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविज़न के लिए किए जाने वाले विशेष लेखन के लिए, विशेष लेखन यानी ये 5 क्षेत्र के लिए एक अलग स्थान होता है, उसे डेस्क कहते हैं। समाचार पत्र हो या रेडियो हो या टेलीविज़न, विशेष जो लेखन होते हैं ये 5 क्षेत्र होते हैं। इन 5 क्षेत्रों के लिए एक अलग स्थान दिया जाता है, उसी को बोला जाता है डेस्क। इसमें किसी खास विषय के विशेषज्ञ मिल बैठकर विशेष विषय का लेखन करते हैं, यही डेस्क कहलाता है। ये हुआ हमारे पास। अब आता है क्या, पत्रकारिता। पुनः पत्रकारिता के बारे में आ जाते हैं। पत्रकारिता से शुरुआत किए, फिर हम समाचार देखे, पत्रकार देखें, संपादन देखे, संवाददाता देखे, समाचार लेखन देखे, समाचार के बारे में देखे, समाचार लेखन के शैलियों के बारे में देखे। अब पुनः हम पत्रकारिता में आ जाते हैं। पत्रकारिता के विविध आयाम के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता क्या है, पत्रकारिता। पत्रकारिता के विभिन्न आयामों के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। पत्रकारिता
का संबंध है मुख्य रूप से समाचार से, किंतु इसमें अन्य आयाम भी डालकर अपने पत्रिका को अलग टाइप से शो करके लोगों के सामने प्रस्तुत कर प्रसिद्ध कराने का प्रयास पत्रकारों के द्वारा किया जाता है। इसलिए पत्रकारिता में या समाचार पत्रों में या टीवी चैनलों में अपने अलग अलग स्थान देकर प्रयास पर अपनी राय प्रकट करता है। इस पृष्ठ पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के लेख होते हैं। संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर होते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। यानी हर समाचार पत्रिका में संपादक मंडल के लोग मिलकर किसी एक विशेष घटना या कोई जानकारी या कोई समस्या पर आधारित अपना लेख लिखते हैं। वो संपादकीय लेख कहलाता है। साथ ही साथ उसी संपादकीय लेख में जो पहले दिन छपे होते हैं संपादकीय, उसके बारे में जो लोग होते हैं, पाठक लोग होते हैं, उनकी टिप्पणियों को भी वहाँ पे प्रकाशित किए जाते हैं। दूसरा है फोटो पत्रकारिता। कहने का अर्थ क्या है कि जो चीज़ें आप लिख लिख कर लोगों को समझाने का प्रयास करोगे, कई चीज़ें एक फ़ोटो छापकर उन चीज़ों को चाहे तो बहुत सारे बातें बिना कहे लोगों को समझाया जा सकता है। जो बात 1000 शब्द स्पष्ट नहीं करते उसे एक फ़ोटो स्पष्ट कर देती है। यह बहुत प्रभावी माध्यम है। यानी फ़ोटो के द्वारा जो बातें लिखकर 1000 शब्द में नहीं समझाया जा सकता, उनको एक फ़ोटो दिखाकर समझाया जा सकता है। यानी फ़ोटो भी हमारे पत्रकारिता के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण और प्रभावी माध्यम है और इसका प्रयोग हर समाचार पत्रिका और चैनल वाले करते हैं। कार्टून कोना। कार्टून के माध्यम से भी कई धारदार टिप्पणियाँ सीधे पाठक के मन को छूती है। आजकल हर समाचार पत्रों में तीखी नोक-झोंक के माध्यम से लोगों को हंसाने के लिए कार्टून के माध्यम से विभिन्न प्रकार के चित्र और कथन दिखाकर अपने पाठक वर्ग को हंसाने का काम समाचार संगठन के द्वारा किया जाता है। चौथा है रेखांकन और कार्डोग्राफ। आंकड़ों को ग्राफ द्वारा एक नज़र में समझा जाता है। इसका प्रयोग समाचार पत्रों के अलावा टीवी में भी करते हैं। यानी क्या है कि जो आंकड़े रहते हैं उनको विभिन्न डायग्रामों के माध्यम से, विभिन्न आलेखों के माध्यम से उनको छापकर अपने दर्शकों के बीच रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में मान लीजिए इस प्रकार से डायग्राम छपा रहता है और इसमें पर ओवर 1, 2, 3 ऐसे ओवर और इधर रन रहता है। मान लीजिए पहले ओवर में ये 2, 3, 4, पहले ओवर में मान लीजिए 4 रन बनाए तो ऐसे शो करेगा कि पहले ओवर में 4 रन बनाए, दूसरे में 10 बनाए तो ऐसे ज़्यादा शो करेगा। यानी एक प्रकार से ग्राफ के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है और इसमें समाचार पत्र वाले, टीवी वाले भी इनका उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है पत्रकारिता के महत्वपूर्ण प्रकार। कौन कौन से पत्रकारिता के प्रकार हैं इनको देखते हैं। पहला है हमारे पास खोज परख या स्ट्रिंग ऑपरेशन पत्रकारिता। खोज परख या स्ट्रिंग ऑपरेशन पत्रकारिता ऐसे पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों व सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। आज इसी को स्ट्रिंग ऑपरेशन कहा जाता है। कई बार चैनल ऐसे ऑपरेशनों को गोपनीय कोड भी देते हैं, जैसे ऑपरेशन चक्रव्यूह। यानी इसमें होता क्या है कि जो पत्रकार वाले लोग होते हैं वो गहन छानबीन करके सूचनाओं और तथ्यों को क्या करता है, एकत्रित करता है। उन तथ्यों को एकत्रित करता है जिसे कई लोग दबाने का प्रयास करते हैं। इसी को वर्तमान में स्ट्रिंग ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। कई बार तो स्ट्रिंग ऑपरेशन के माध्यम से डायरेक्ट चैनलों पर खुफिया कैमरा के माध्यम से डायरेक्ट प्रसारण करके लोगों को दिखाया जाता है। ठीक है। दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता। किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उनका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। जो विशेष क्षेत्र होता है, जैसे विशेष क्षेत्र में यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र, न्यायालय से क्षेत्र, खेल हो गया, विज्ञान हो गया, अपराध हो गया, फिल्म जगत से रिलेटेड चीज़ें हैं। उन विशेष क्षेत्र की जानकारी का विश्लेषण
जो किया जाता है, ऐसे पत्रकारिता को विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत लाए जाते हैं। यहाँ पे क्या क्या क्षेत्र है, जैसे संसदीय पत्रकारिता, संसद में जो भी कार्य वगैरह हो रहा है उनकी जानकारी, क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, कौन सा बिल पास किया जा रहा है, कौन सा संशोधन किया जा रहा है, इनकी जानकारी संसदीय पत्रकारिता के अंतर्गत मिलता है। न्यायालय पत्रकारिता, जो न्यायालय है हर जिले में आपका, हर राज्य में आपका क्या है, उच्चतम न्यायालय है, और पूरे हमारे देश का हाई कोर्ट और एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट है। तो वहाँ पे कोर्टों के माध्यम से जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन सारी चीज़ों को पत्रकारिता के माध्यम से विशेष लोग, जो उनके जानकार लोग होते हैं, वो अपने समाचार में छपाते हैं। उसके बाद है अर्थव्यवस्था से संबंधित पत्रकारिता, खेल जगत से संबंधित, तो खेलों के बारे में जानकारी देते हैं। विज्ञान और विकास के बारे में जुड़े लोग अपने पत्रकारिता में, यानी अपने समाचार पत्रों में ये लोग संपादित कराते हैं, छपवाते हैं। अपराध जगत से रिलेटेड जो विशेष लोग होते हैं वो, और फैशन फिल्म जगत के विशेषज्ञ लोग जो है अपने पत्रकारिता में उनको स्थान देते हैं। उसके बाद हमारे पास है तीसरा वॉच डॉग पत्रकारिता। परिभाषा देखते हैं। जब मीडिया सरकार के काम काज पर निगाह रख कर होने वाली गड़बड़ियों का पर्दाफाश कर जनता के समक्ष लाती है तो उसे वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। यानी मीडिया वाले, जो पत्रकार वाले लोग हैं, सरकार के काम काजों पर एकदम गहराई से निगरानी रखते हैं, और निगरानी रखने के बाद कुछ गड़बड़ियां मिल जाती है जिसका पर्दाफाश करके वो जनता के समक्ष उनको लाती है। इसी प्रकार के पत्रकारिता को वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। चौथा है हमारे पास एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता। पक्षधर यानी एक पक्ष की ओर झुकना। जब कोई समाचार संगठन किसी मुद्दे को उछालकर उसके पक्ष में जनमत हासिल करने के लिए अभियान चलाते हैं तो उसे एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, कोई समाचार संगठन किसी एक मुद्दे को, किसी एक समाचार को, एक सूचना को बार बार अपने चैनलों के माध्यम से दिखाता है, और दिखाकर एक प्रकार से अपने जितने भी पाठक वर्ग होते हैं उनसे वे लोग सहानुभूति हासिल करके अपने पक्ष में उनको लाने का प्रयास करता है। इसी को बोला जाता है एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता। पांचवा है हमारे पास वैकल्पिक पत्रकारिता, जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उनके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। वैकल्पिक मीडिया या वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। यानी जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को, यानी मीडिया, मान लीजिए कोई समाचार संगठन खोला है तो उस खोलने वाले लोगों की जो अपने व्यवस्था के अनुरूप जिस आधार पे वो समाचार पत्र को या टीवी चैनल को खोला है, उसी के अनुरूप ये लोग क्या करते हैं, अपने संगठन मंडल के अंतर्गत जो निर्णय लिया जाता है उन्हीं चीज़ों को अपने समाचार पत्रों में, अपने चैनलों में वो लोग दिखाते हैं। उसी को वैकल्पिक मीडिया या वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। उसके बाद है पित्त पत्रकारिता। यह पत्रकारिता सनसनी फैलाने का कार्य करता है। पित्त पत्रकारिता में अखबार, अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंधों, भंडाफोड़, फिल्मी गपशप को समाचार की तरह प्रकाशित करते हैं। यानी पित्त पत्रकारिता में होता क्या है, ये एक प्रकार से सनसनी फैलाने का काम करते हैं। और हमारे समाज में, हमारे देश में जो फेमस लोग होते हैं, उन फेमस लोगों के जो चीज़ें होती है उसको अखबार के माध्यम से अफवाहों के रूप में, व्यक्तिगत जो आरोप प्रत्यारोप है उनको, प्रेम संबंध है उनको, भंडाफोड़ और फिल्मी गपशप होती है उनको अपने पत्रकारिता में स्थान देते हैं। इसी को बोला जाता है पित्त पत्रकारिता, और विशेष तौर पे तीसरे पेज पर छपता है। तो इसी के अंतर्गत आपका पेज 3 पत्रकारिता भी आ जाता है। दोनों को एक साथ जोड़ के या अलग अलग भी देखा जा सकता है। यहाँ पे इसी को हम अलग से लिए हैं, पेज 3 पत्रकारिता। इसमें फैशन, अमीरों की पार्टी, महफिल और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। आमतौर पर ये
तीसरे नंबर के पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं, इसी कारण इसे पेज 3 पत्रकारिता भी कहते हैं। हालांकि आजकल कई समाचार पत्रों में ये पृष्ठ बदल गए होंगे, वो बात अलग है। तो पीठ पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता लगभग एक ही है। इसमें भी जो जाने माने लोग होते हैं, फैशन वाले, अमीरों की पार्टी, महफिलों और जाने माने जो लोग होते हैं उनके निजी जीवन के बारे में इसमें बताया जाता है और ये मुख्य रूप से तीसरे नंबर के पेज पे छपता है, इसी कारण इसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। 8वां हमारे पास इंटरनेट या साइबर पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता मेन है और ये इंटरनेट पत्रकारिता को 3 नाम से और जाना जाता है। एक है साइबर पत्रकारिता, दूसरा है ऑनलाइन पत्रकारिता, तीसरा वेब पत्रकारिता। यानी इनके 4 नाम हो गए। नामों को भी आपको केयर कर लेना है। वेब पत्रकारिता जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट पर खबर देती है, यानी ऐसे पत्रकारिता जिसमें लोगों को मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से खबर देती है। आज तमाम वेबसाइटों पर इस तरह की जो प्रमुख समाचार भी उपलब्ध कराती है, जैसे फिल्म, खेल, व्यापार जगत, अंतर्राष्ट्रीय घटना की ताज़ा तरीन जानकारियाँ इन वेबसाइटों पर उपलब्ध होती है। ठीक है, यानी मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं जिसमें हर 2 घंटे में समाचार को अपडेट किया जाता है और इनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय, खेल, व्यापार जो भी समाचार होते हैं वेबसाइटों के माध्यम से लोगों के सम्मुख उपलब्ध कराए जाते हैं, उसे इंटरनेट पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता कहते हैं। जैसे हम गूगल में जाके कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, कोई भी जानकारी खोजते हैं, वो भी एक प्रकार से हमारा क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता भी है। इंटरनेट पत्रकारिता 24 घंटे के बाद नहीं बल्कि हर 2 घंटे में संशोधित होती रहती है। यह सबसे अधिक तेज और ताज़ा पत्रकारिता है। समाचार पत्र तो 24 घंटे में छपता है, लेकिन इंटरनेट में जो भी समाचार होती है हर 2 घंटे में वो अपडेट होता रहता है। यानी इंटरनेट के माध्यम से हमको ताज़ा तरीन समाचार सूचना हमको मिलती है। यहाँ पे देखते हैं इंटरनेट के लोकप्रियता के कारण, इंटरनेट इतना तेज़ी से लोकप्रिय क्यों हो रहा है, इनका कारण देखते हैं। पहला, सूचनाओं के आदान प्रदान करने की सूचना, यानी जो सूचना होती है उनको हम आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी किसी को सूचना या जानकारी दे सकते हैं और उनसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया है, चाहे व्हाट्सएप हो या आपका यूट्यूब हो या जो भी हो, उसमें हम जानकारी वगैरह देते हैं, लेते हैं। ये सुविधा, आदान प्रदान की सुविधा इंटरनेट के माध्यम से होता है। बहुत तेज और ताज़ा पत्रकारिता है, तेज गति से होने वाला, क्योंकि हर 2 घंटे में ये क्या होता है, अपडेट होता है, यानी तेज़ी से घटित होने वाली घटनाएं पत्रकारिता है ये। यह मुद्रालय, रेडियो, टेलीविज़न, इसमें तीनों का गुण होता है। मुद्रालय यानी मुद्रण, यानी प्रिंटिंग करने का, रेडियो अर्थात सुनने का, टीवी अर्थात पढ़ने और सुनने दोनों का, यानी दृश्य श्रव्य तीनों का गुण इस इंटरनेट माध्यम में मौजूद होता है। यानी इंटरनेट में हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख और पढ़ दोनों सकते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रसिद्धि यानी लोकप्रियता का ये 3 कारण हुआ। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन जाता है इनको देख लेते हैं। भारत में हिंदी के समाचार पत्र जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, यानी भारत की नियमित रूप से अपडेट होने वाले साइटें जो हर 2 घंटा में अपने समाचार को क्या करता है, अपडेट करता है। तो हमारे देश में क्या है, टाइम्स के नाम से केयर कर लेना, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। दैनिक शब्द को केयर करोगे तो दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण। इसके अतिरिक्त जी न्यूज़, आज तक, आउटलुक, एनडीटीवी, ये ऐसे साइटें हैं जो नियमित रूप से अपने समाचार को क्या करता है, अपडेट करते रहते हैं। टाइम्स हमें दो, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जी न्यूज़, आज तक, ये दोनों तो फेमस चैनल है। इसके अतिरिक्त आउटलुक और एनडीटीवी। उसके बाद है भारत की नेट साइट भुगतान देकर देखी जाने वाली पत्रिका, यानी नेट के द्वारा पैसा दोगे, पैसा देखने के बाद ये पत्रिका को आप अपने
मोबाइल पर नेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं वो क्या है हमारे पास, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे पैसा देकर इनको हम नेट पर पढ़ते हैं। उसके बाद ये वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने वाले, हमारे देश में वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू किया तहलका.com ने। भारत की पहली साइट जो इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है तो उसका नाम है रिफीड। ठीक है, पहली साइट जो इंटरनेट पत्रकारिता कर रही रिफीड। हिंदी वेब जगत में साहित्यिक पत्रकारिता है, यानी हिंदी के अंतर्गत जो साहित्यिक पत्रिका है जिसको हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो है क्या क्या, हिंदी नेस्ट, अनुभूतियाँ, अभिव्यक्ति, सराय। अनुभूतियाँ, अभिव्यक्ति, सराय, हिंदी नेस्ट। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास पत्रकारिता का महत्व। पत्रकारिता का महत्व, पहला, देश विदेश की गतिविधियों की जानकारी देता है। पत्रकारिता के माध्यम से हमें देश विदेश की गतिविधियों की जानकारी मिलता है। दूसरा, जन सामान्य को उनके कर्तव्य और अधिकारों की जानकारी देती है, यानी लोगों को ये बताया जाता है कि आपका क्या क्या कर्तव्य है और आपका क्या क्या अधिकार है। रोजगार के अवसर तलाशने में सहायता प्रदान करता है। पत्रकारिता में केयर करना, रोजगार समाचार छपता है तो बेरोजगार लोग उनको लेकर कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है उनको देखते हैं और उसके आधार पे वो फॉर्म भर सकता है। राष्ट्रीय चेतना का सशक्त माध्यम, लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति यानी राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में ये समाचार पत्रिका भी अपना योगदान देता है। मानव कल्याण की प्रेरणा देता है, यानी पत्रकारिता के माध्यम से ऐसे ऐसे समाचार को दिखाकर प्रकाशित करके लोगों के अंदर मानवता की भाव पैदा किया जाता है। अगर कोई दुखी है, उनको जो चीज़ों की सहायता होनी चाहिए तो बहुत सारे ऐसे लोग उपलब्ध हो जाते हैं जो उनकी सहायता कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये पत्रकारिता का टॉपिक हुआ, पूरे हर चीज़ों को कवर किया गया है। 3 वीडियो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। पहला वीडियो बनाया गया था संचार और जनसंचार के बारे में, उसके बाद उसके जो 5 माध्यम थे उसका वीडियो, और पत्रकारिता के द्वारा ये लास्ट वीडियो बनाए गए 3 वीडियो है। अगर अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं तीनों वीडियो को जाकर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उनको लाइक कर सकते हैं, आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हैं। पुनः वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स बहुत अच्छा है, इस नोट्स को अगर आप लिख के रखेंगे तो आपको कुंजी या अदर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुनः आप लोगों को धन्यवाद।